हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इंग्लिश विद शालिनी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैरोलाइन एज को। कैरोलाइन एज के दौरान किंग चार्ल्स फर्स्ट का शासनकाल था इंग्लैंड में फ्रॉम 1625 टू 1649 एडी। और किंग चार्ल्स फर्स्ट सेकंड नंबर के बेटे थे किंग जेम्स फर्स्ट के, और उनकी माँ का नाम था एन ऑफ डेनमार्क। इनका जन्म 19 नवंबर 1600 में हुआ था स्कॉटलैंड में। ये पहले स्कॉटलैंड में रहते थे, फिर बाद में इंग्लैंड में आए, और इंग्लैंड में इनका डेथ हुआ 1649 को 30 जनवरी को। और ये पहले किंग थे जिनका एग्जीक्यूट किया गया था। पूरे यूरोप में पहले किंग थे जिनका सर धड़ से अलग कर दिया गया था, वो भी पूरे पब्लिक के सामने। इसके लिए बहुत सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं उनके बेहेडिंग के लिए। तो पहले क्या था कि उनके जो भाई थे, उनके बड़े भाई थे, वो राजा बनने वाले थे, हेनरी फ्रेडरिक जिनका नाम था। लेकिन उनको एक मिस्टीरियस फीवर हो गया था जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी 12 साल की एज में। और जॉर्ज विलिस, ये जो साइड में आप पिक्चर देख रहे हैं, जॉर्ज विलिस, और ये है चार्ल्स फर्स्ट का पिक्चर। तो जॉर्ज विलियर्स ने इनके चार्ल्स फर्स्ट के पर्सनालिटी को उभारने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और इनके जब राजा बने तो इनके क्लोजेस्ट एडवाइज़र थे जॉर्ज विलिस, जिन्हें ड्यूक ऑफ बकिंगहाम या अर्ल ऑफ बकिंगहाम भी कहा जाता था। और चार्ल्स फर्स्ट राजा बने 27 मार्च 1625 को, जब उनके फादर जेम्स फर्स्ट की मौत हो गई। अब जिसके जस्ट एक साल बाद उन्होंने शादी की हेनरिटा मारिया से, जो कि प्रिंसेस थी फ्रांस के राजा की बहन थी वो, और ये कैथोलिक धर्म को मानती थी। तो पूरी की पूरी इंग्लैंड की जो जनता थी वो तो प्रोटेस्टेंट थी, लेकिन ये कैथोलिक प्रिंसेस से शादी कर ली। इस वजह से जो इंग्लैंड की जनता और इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट था, इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं किया चार्ल्स फर्स्ट के इस मूव को। और कैरोलाइन एज में सिविल वॉर हुआ। और जो चार्ल्स फर्स्ट थे डिवाइन राइट्स थ्योरी ऑफ किंग को मानते थे। इनके जो फादर थे जेम्स फर्स्ट, वो भी इसी थ्योरी को मानते थे कि राजा का जो अधिकार है वो सर्वोपरि है, राजा सर्वोपरि है, राजा सिर्फ भगवान को रिस्पॉन्सिबल है, भगवान को आंसर दे सकता है, बाकी कोई इससे क्वेश्चन नहीं कर सकता, वो जैसा चाहे वैसा शासन चला सकता है। ये सारी थ्योरी को मानते थे। तो इस वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होने लगा इस एज में, क्योंकि पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई थी इस एज में। पार्लियामेंट का पैसे पे बहुत ज़्यादा अधिकार था। जो इंग्लैंड है कॉलोनीज बसाए थे, उससे पैसे आ रहे थे, सारा पार्लियामेंट के अधिकार में था। प्लस जो बिजनेस था, बिजनेस सर्कल था, उस पर भी पार्लियामेंट का कब्जा था। तो सारा का सारा जो मनी का जो रूट है और टैक्स जो पार्लियामेंट के थ्रू ही आता था, तो इस पर कब्जा पार्लियामेंट का था। और दूसरी तरफ जो किंग वाला जो ग्रुप था वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तो इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा पावर स्ट्रगल होने लगी, और एक दूसरे के पावर को उन लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और ये जो इसका सिचुएशन है, गृह युद्ध की सिचुएशन आ गई, और इस दौरान सिविल वार हुआ, गृह युद्ध हुआ। तो इस युग में रिलीजियस टेंशन हुए, धार्मिक टेंशन हुए, समाज में, पॉलिटिकल क्षेत्र में सब तरफ संघर्ष हुआ। तो एक ग्रुप था जो रॉयलिस्ट कहलाता था, जो किंग को सपोर्ट करता था, कैवलियर भी कहला जाता था ऐसे, क्योंकि अक्सर वो घोड़े पे रहते थे। और ये जो ग्रुप था, इसमें चर्च भी शामिल था, चर्च भी किंग को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि किंग जो था वो जो ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग जो उसके खिलाफ थे उनको घूस भी देता था, अपने साइड कर लेता था। और क्योंकि राजा के पास के पैसे तो रहते ही हैं, तो इस तरह से पैसे के दम पर वो अपने जो फेवर्स खरीद रहा था। और एक दूसरा ग्रुप था जो कि राउंड हेड कहलाता है, पार्लियामेंटेरियन का ग्रुप था। इनको राउंड हेड कहा जाता था क्योंकि ये क्लीन शेप्ड थे, बाल इनके मतलब बाल को साफ रखते थे अपने सिर के। और ये इनका कब्जा था पूरे लंदन के ट्रेडिंग कंपनी पे कब्जा था, मैन्युफैक्चरिंग टाउन पे कब्जा था, कॉलोनीज से आए हुए पैसे पे कब्जा था, इस तरह से। तो इनके बीच में संघर्ष चला। और किंग चार्ल्स फर्स्ट हेट करते थे पार्लियामेंट को,
क्योंकि पार्लियामेंट ही उनको उनके अधिकारों को कहना चाहिए नहीं मानने को तैयार थे। उनको बार बार आईना दिखाते थे, उनसे इस तरह से डिमांड करते थे कि आप जो किंगडम की भलाई पे ध्यान दें, ना कि सिर्फ अपनी भलाई पे। और पार्लियामेंट का जो सेशन बुलाया जाता था बार बार और बार बार डिज़ोल्व होता। तो ये बार बार जो सेशन बुलाता था क्योंकि पैसे की ज़रूरत थी, क्योंकि एक के बाद एक वॉर लड़ रहा था। ये जो चार्ल्स फर्स्ट है, कभी स्कॉटलैंड के खिलाफ, तो कभी स्पेन के खिलाफ, तो कभी फ्रांस से संघर्ष होता था। तो इसकी वजह से उसको पैसे चाहिए थे और पैसे पार्लियामेंट के थ्रू ही आ सकते थे। लेकिन चूँकि पार्लियामेंट से जब पैसे नहीं मिलते थे तो बार बार डिज़ोल्व हो जाता था, डिज़ोल्व कर दिया जाता था चार्ल्स फर्स्ट के ज़रिए। तो बहुत ही ज़्यादा संघर्षपूर्ण ये एज था। और ये डेट्स आप याद रखिए कब कब पार्लियामेंट डिज़ोल्व किया गया। एक 1625 में, 1626 में, 1629 में, 1640 में और 1640 में फिर एक बार और पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया। ये वाला था वो डिज़ोल्व नहीं हुआ था इस तरह से। तो चार्ल्स फर्स्ट ने बहुत सारे रॉन्ग डिसीजन लिए थे जिसकी वजह से इंग्लैंड सिविल वॉर की तरफ बढ़ा और ये सिविल वॉर 1642 से 51 तक चला। अब जो इंग्लैंड की जनता थी इसको मिसट्रस्ट करती थी क्योंकि इंग्लैंड की जनता पर उसने हैवी टैक्सेस लगाए थे और नेवी टैक्स लगाए थे और इस जगह में भी नेवी टैक्स लगा दिया था जो कि कोस्टल एरिया को बिलोंग नहीं करता था। वहाँ के जो समुद्री का किनारा नहीं था उस एरिया में भी टैक्स लगा दिए थे और नेवी वाले एरिया में भी लगा दिया था। इस तरह से बहुत ज़्यादा जनता है खिलाफ हो गई थी और जो एक तरह से तानाशाही की तरह काम कर रहे थे। चार्ल्स फर्स्ट इंग्लैंड के खजाने को, ट्रेजरी को लूट रहे थे और लोगों के ऊपर फाइन लगा रहे थे, बैन लगा रहे थे और कई लोगों को घूस दे रहे थे और अपने जो फेवर्स खरीद रहे थे। तो ये जो उनका जो टायरनी था 1640 तक चला, उनका जो तानाशाही चला और वो उनको स्कॉटलैंड से लड़ने के लिए पैसे चाहिए थे, सारे नहीं मिले। तो इस वजह से उनका जो हेट्रेड है बढ़ गया। अब 1642 में चार्ल्स फर्स्ट और पार्लियामेंट के बीच में संघर्ष शुरू हो गया। 300 सोल्जर्स को लेके उन्होंने पार्लियामेंट के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया और जो इंग्लैंड के लोग थे वो भी डिसाइड कर चुके थे अब उनको ऐसा तानाशाह किंग नहीं चाहिए, ऐसा टायरेंट नहीं चाहिए। तो वो भी इससे छुटकारा पाना चाहते थे। तो इस तरह से चार्ल्स फर्स्ट ने इंग्लैंड की आर्मी को गैदर किया और पार्लियामेंट से अपना युद्ध छेड़ दिया। पार्लियामेंट जो था इसका जो नेतृत्व कर रहे थे ओलिवर क्रॉमवेल लीडर ऑफ पार्लियामेंट थे। फिर ये जो संघर्ष है बढ़ता गया और ओलिवर क्रॉमवेल ने जो लीडरशिप की और एक तरह से कहना चाहिए चार्ल्स फर्स्ट को डिफीट कर दिया, उसको हरा दिया और चार्ल्स फर्स्ट को राजद्रोह के आरोप में 1649 में उनका ट्रायल हुआ, मुकदमा चला उनके ऊपर और एग्जीक्यूट कर दिया गया। पूरी पब्लिक के सामने उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया और इस क्रॉमवेलियन रिवोल्यूशन भी कहा जाता है इसे। और मोनार्की जो था एबॉलिश कर दिया गया, राजशाही का अंत हो गया इंग्लैंड में इस दौरान और कॉमनवेल्थ का शासन चला। पार्लियामेंट के जो लोग थे वो शासन कर रहे थे इंग्लैंड में इस दौरान और इसे रिपब्लिक भी इस्टेब्लिश कर दिया गया। बाद में ये जो क्रॉमवेल का शासन इस तरह से बढ़ा, ये भी एक्सट्रीमिस्ट बन गए और इससे त्रस्त आके इंग्लैंड की जनता ने चार्ल्स फर्स्ट के बेटे चार्ल्स सेकंड को इनवाइट कर लिया और इंग्लैंड में फिर से 1660 में मोनार्की इस्टेब्लिश हो गया। तो ये था कैरोलिन एज का हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड। अब बात करते हैं पोएट्स के बारे में, राइटर्स के बारे में। तो इस दौरान मेटाफिजिकल पोएट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे, मेटाफिजिकल पोएट्री। तो मेटाफिजिकल पोएट्स थे जॉन डॉन, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉब, एंड्रू मार्वेल एंड रिचर्ड क्रशो। इसके अलावा कैवलियर पोएट बहुत पॉपुलर थे इस एज में। कैवलियर्स पोएट मतलब ऐसे पोएट्स जो कि किंग चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट कर रहे थे और ये इन्होंने सिविल वॉर के दौरान भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था किंग चार्ल्स को। और ये थे थॉमस कैरियो, जॉन सकलिंग, रिचर्ड लवलेस। ये रिचर्ड लवलेस जो राइटर थे, पोएट थे, अक्सर इनको जेल में अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती थी। जैसे ही पार्लियामेंट और किंग फर्स्ट चार्ल्स फर्स्ट का स्ट्रगल होता था तो इन्हें जेल में डाल दिया जाता था और जेल से ही अपनी पोएट्री लिखते थे ये। फिर ड्रामा तो जैकोबियन एज में ये ड्रामाटिस्ट लिख रहे थे। ये सारे के सारे जो राइटर्स थे, पोएट्स थे, वो जैकोबियन एज में भी लिख रहे थे और कैरोलिन एज में भी लिख रहे थे।
तो ड्रामाटिस्ट में थे बेन जॉनसन, जॉर्ज चैपमैन, ब्यूमेंटन फ्लेचर, जॉन वेबस्टर, थॉमस मिडल्टन, थॉमस हेवुड एंड थॉमस डेकर। अब ये जो प्यूरिटन्स थे इनका बहुत ज़्यादा बोलबाला था इंग्लैंड में, जो प्रोटेस्टेंट थे। तो इन्होंने जब देखा कि ड्रामा में बहुत ज़्यादा इमोरैलिटी बढ़ रही है, जो एक तरह से अनैतिकता बढ़ रही है, इसकी वजह से थिएटर्स को क्लोज कर दिया गया था 1642 में। और जब चार्ल्स सेकंड जब इंग्लैंड में आए तो फिर से थिएटर्स को खोल दिया गया था। सो ये था कैरोलाइन एज। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।